आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं राजनीति और आदर्शवाद का अपने आप में तालमेल ना खाते देखने वाला ये मुद्दा आपके सामने इसलिए लाया है कि ये सही समय है, समाज में परिवर्तन की आस जगी है, लोग कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और कई बदलाव का ये दौर अगर इस आदर्शवाद को भी वापस लाने में कामयाब हुआ तो हम कई समस्याओं का समाधान केवल इस एक थीम में पा सकते हैं। इसलिए इस पूरे सारे बदलाव के साथ हम इस मुद्दे को आपके सामने अपेक्षा के रूप में ला रहे हैं। इसलिए इस समस्या का पूरा चिंतन मंथन मनन भी कर रहे हैं। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, हम उनके पास भी चलेंगे। साथ साथ में हमको फेसबुक पर और सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी कई प्रतिक्रिया आ रही है। वैसे तो कई राजनेताओं के व्यक्तिगत नाम इसमें बताए गए, हम वो नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन कुछ अच्छे उदाहरण अगर व्यक्तिगत नामों के साथ आप बताएं तो हम उसको जरूर लोगों के सामने रखेंगे। कॉलर से बात करते हैं। हाँ, नमस्कार सर। बोलिए। मैं चंडीगढ़ से शिव कुमार बोल रहा हूँ। मैं बोलिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको हम रोल मॉडल बना सकें। और मेरी उम्र 40 साल है, 20 साल मुझे राजनीति में गुजर गया और मैं हर एक राजनीति में यही देखा, हर एक जहाँ भी मीटिंग अटेंड किया वहाँ पे केवल सिर्फ ये ही बात किया जाता कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना, पार्टी को कैसे जीतना, किस तरह जीत लेना है, कुर्सी हासिल करना। देश के प्रति बिल्कुल किसी प्रकार की कोई बात नहीं होता कि देश के किस प्रकार से विकास करना, देश के लिए सोचा ही नहीं जाता। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राजनेता को तय करना कि देश को क्या दिशा देना, देश को उन्नति कैसे करना। लेकिन वो राजनेता, चाहे कोई पार्टी में, कई पार्टी अटेंड किया हूँ 20 साल में, लेकिन एक भी पार्टी मुझे ऐसा नहीं मिला कि जो राष्ट्र के हित की बात करता हो। बिल्कुल, मतलब आपने जीत के कैलकुलेशन के लिए बैठकें होती है, अभ्यास वर्ग होते हैं, ट्रेनिंग होती है, या जो भी पार्टियों की मूवमेंट होती है अपनी पार्टी के शक्ति के बढ़ावे के लिए होती है। कहीं पर भी उसमें देश का चिंतन क्यों नहीं हो सकता? और अगर चिंतन के आगे बढ़कर अगर निर्णय करने की बात आती है तो पार्टियां पीछे क्यों हटती है? जिस जयललिता के खिलाफ भाजपा ने आंदोलन किया, जरूरत पड़ने पर एनडीए का हिस्सा वो बनी। जिस शिबू सोरेन के खिलाफ भाजपा ने आंदोलन किया उसी को सत्ता में साथ लिया। जिस कांग्रेस ने राजीव गांधी की हत्या के नाम पर डीएमके को दूर किया, पिछले दोनों यूपीए में उसको साथ रखा। ऐसे एक नहीं, इस देश का शायद ही कोई राजनीतिक दल हो, बल्कि नहीं है ऐसा मैं कहूंगा, जिसने अपनी सैद्धांतिक कोई भी ऐसी चीज हमेशा बनाए रखी हो। समाजवादी पार्टी के लोग कितने लोहियावाद को जानते हैं, भाजपा के कितने लोग एकात्म मानवतावाद को जानते हैं। क्या कांग्रेस की कोई विचारधारा भी है? यह भी सवाल उस पार्टी के लोगों को पूछना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसी बात कहीं पर कहने के लिए भी नहीं दिखती। मनोज जी क्या कहेंगे? देखिए, आज की भारतीय राजनीति को अगर हम 3 शब्दों में डिफाइन करें तो वो 3 चीजों की प्रतीक लगती है: कास्ट, कम्युनिटी और डायनेस्टी। आज इसी के इर्द गिर्द भारत की सारी राजनीति की सारी सोशल डायनेमिक्स चल रही है। मैं ये कहता हूं कि इस देश की राजनीति को शुद्ध करना है और इसको आदर्शवाद के दायरे में लाना है तो हमें कुछ संवैधानिक उपाय करने पड़ेंगे। हमें तमाम चीज़ों के अलावा ये चीज़ उसमें जरूर जोड़ना पड़ेगा कि कास्ट, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति, वंश और जो कुल और जो एक व्यामोही जो छवि है, उसके आधार पर इस राजनीति को डिस्क्वालीफाई किया जाए। नहीं, आज भी वैसे चुनाव आयोग में, शायद महेश जी ज्यादा डिटेल इसको जानते होंगे, कि आज भी अगर ये चीजें कोई राजनेता करता है, ऐसा सिद्ध होता है तो उसकी लोक प्रतिनिधि उसका वो खत्म किया जा सकता है, उसके चुनाव को रद्द किया जा सकता है। जी हाँ। जनप्रतिनिधित्व कानून में ये कहा गया है कि कोई भी चुनावी उम्मीदवार, लेकिन ये कहने के लिए कहा गया है उल्टा, चुनाव जीतने का फॉर्मूला ही यही है। मेरा ये कहना है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये मैंडेटरी रिफॉर्म हो, जो चुनाव आयोग के जरिए या पूरे एक राष्ट्रीय आम सहमति बने कि उनकी पूरी जो कार्य पद्धति है पॉलिटिकल पार्टी का, वो ऑब्जर्वेशन करे। केवल उनका फंड कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ये ना देखे, बल्कि उनके यहाँ कैंडिडेट की क्या स्क्रीनिंग होती है, नीचे से लेकर ऊपर तक क्या हायरार्की बनती है, उनके यहाँ किस तत्व को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, उनके यहाँ पर पॉजिटिव विचार मंथन होता है या नहीं होता है, उनके यहाँ जनता से जुड़ने की उन कार्यकर्ताओं और नेताओं को ट्रेनिंग दी जाती है या नहीं दी जाती है। जब कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो उनके बड़े नेता तो सत्तासीन हो जाते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं के पास क्या काम रह जाता है? वो केवल अपने मंत्रालय में दलाली का काम करते हैं। आज उनके पास कोई वैकल्पिक आजीविका नहीं होती है। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं, वो जनता से बिल्कुल जुड़े नहीं होते हैं, ब्यूरोक्रेसी शासन में हावी हो जाता है। इसको लेकर के आज इस देश में कोई चिंतन मंथन नहीं हो रहा है।
मैंने एक बार किशन पटनायक का लेख पढ़ा था, तो उन्होंने बताया था कि किसी देश में परिवर्तन लाने के लिए अगर कोई पॉलिटिकल ग्रुप बनाया जाता है तो उसके जो कार्यकर्ताओं का और उसके जो संगठन का जो पूरा ताना बाना है उसको कैसे आदर्शवाद के दायरे में लाया जाए, ये सारी चीजें सो कॉल्ड प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिज्म के जरिए चल रही हैं। बिल्कुल। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें वो पॉलिटिकल रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, और यह रिफॉर्म कुछ हद तक आया भी है, और हम ये नहीं कर सकते हैं कि बिल्कुल डार्क है, काफी चीजें हमें सुधरी हुई दिख रही हैं। आखिर चुनाव आयोग के आदमी ने वहां रांची में जो है राज्यसभा के लिए नोटों की थैली पकड़ने का काम किया। इवन टीएन सेशन ने भी काफी चित्र को बदला था, इसके पायनियर रहे हैं। इस देश में कुछ लोगों ने रिफॉर्म लाने का काम किया है। एन विट्ठल ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, करप्शन को लेकर के उन्होंने वेबसाइट पर ओपनली जो है लोगों के नाम देने शुरू किए। बिल्कुल। और ऐसे हम कुछ आदर्शों की जिसका जिक्र कर रहे थे, उसका एक नाम, जैसे अभी एक मेरे सामने स्क्रीन पर मैसेज आया है, अनुराधा पुणे से एसएमएस करके कह रही है कि ई श्रीधरन जो मेट्रो मैन है, इसको आदर्श क्यों नहीं कहा जाए। हालांकि राजनीति का नाम नहीं है, लेकिन ऐसे समाज में अभी भी कुछ अच्छे लोग हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि ये शून्य हुआ है, लेकिन ये शून्य राजनीति में ज्यादा बड़ा दिख रहा है। कॉलर से बात करते, सुनते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार सूरज जी, नमस्कार। नीरज कुमार मोदी नगर से। बोलिए नीरज जी। जी सर, आज हम राजनीति में अगर आदर्शवाद ढूंढते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान में हम पानी की इच्छा रखते हो। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ कि इस देश में तो एक छोटी सी रेल दुर्घटना होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। नेहरू जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जब सदन में बोलते थे तो उनके सामने नेहरू जी की भी चुप हो जाते थे। वो इतना महान विराट व्यक्तित्व था उस समय हमारी राजनीति का। और जब जरूरत पड़ती थी संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलने के लिए तो इंदिरा गांधी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजती थी भारत का नेतृत्व करने के लिए, विपक्ष में होते हुए। तो ऐसे ऐसे आदर्श और मूल्य इस देश में हुए हैं कि जिनको देख करके आज लगता है कि हमारी राजनीति पूरी तरह से पथभ्रष्ट हो चुकी है। वर्तमान समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद कोई ऐसा नेता इस समय भारत की राजनीति में नहीं है जिसे हम कह सकें कि वो राजनीति के कोई आदर्श स्थापित कर रहा है। मैं आपके स्टूडियो में हमारे पड़ोसी डॉक्टर शर्मा जी बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई भाजपा के लेकर के हम बात करें, किसी पार्टी विशेष को नहीं कह रहे, लेकिन जो आज चुनाव में शराब बटती है, चुनाव में वोट खरीदी जाती है, पैसे से खरीदी जाती है, जब ये लोग निचले लेवल पर चुनाव लड़ करके मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब और पैसे का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये भाषणों में तो आदर्शवाद दे देते हैं, सदन के अंदर भाषण देते हैं, उसमें आदर्शवाद अच्छा लगता है सबको, लेकिन इनके व्यक्तिगत जीवन का जब पब्लिक के सामने रखा जाता है और इनकी संपत्ति 2 या 3 साल में 10 गुना बढ़ जाती है, तो ये भारतीय राजनीति का बड़ा विकट चेहरा है और आम जनता से समझती है। इसलिए आम जनता राजनीति से घृणा करने लगी है। आम जनता राजनीति में जाना नहीं चाहते, ईमानदार लोग राजनीति में जाना इसलिए नहीं चाहते कि इन्होंने उससे किचड़ और दलदल भरी राह बन दी है कि उसमें जाकर के लोग समते हैं, उनका चरित्र हनन होता है। अब तो नेताओं की सीढ़ी आम बात होने लगी है कि उनके चरित्र को देखे कितने घटिया स्तर पर पहुंच गया है कि पीछे सीढ़ी कांड चले थे और उसमें कई नेताओं की सीढ़ी पब्लिक के सामने आई थी। तो कैसे हम मान लें कि ये आदर्शवादी हो सकते हैं? आदर्शवाद समाज में हो सकता है, लेकिन राजनीति में आदर्शवाद लाने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि ईमानदार लोगों का प्रोत्साहन हो और समाज जागरूक होकर के ईमानदार लोगों को चुने ताकि राजनीति से गंदगी को साफ किया जा सके। मैं अपने संक्षेप में यही बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर महेश जी। भाजपा को लेके लोगों को इसलिए भी ज्यादा आशा है क्योंकि आपकी पार्टी भी ये कहती है कि पार्टी विद डिफरेंस। देखिए, जो भाई ने विचार रखे हैं, और मैं कहता हूं अगर इस देश की आम जनता अगर इतनी जागरूक हो जाए, इतनी चिंतक हो जाए अपनी राष्ट्रीयता के बारे में, तो आज राजनीतिक भ्रष्ट होने की हिमाकत नहीं कर सकता। आज विषय यह आ गया है कि हम हर चीज को एक कलयुग आ गया है। उसने कहा कि मैं जिताऊ हर पार्टी के, मैं संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 9 साल से स्वयंसेवक हूं। हर जगह मुझे राष्ट्रीयता, ईमानदारी, पार्टी विद ए डिफरेंस, आदर्श, इन सब का पाठ मैंने सीखा, पढ़ा। उसमें गिरावट आई कि भाई किसी ना किसी तरह से अगर तुम देने वाली स्थिति में नहीं आओगे, तुम सरकार, आज सवाल आम आदमी हमसे पूछ रहा है, देश से पूछ रहा है कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी एक अच्छे प्रधानमंत्री थे तो वो दोबारा प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए? अगर वो आदर्श प्रधानमंत्री थे तो वो दोबारा इस देश को नेतृत्व क्यों नहीं दे पाए? क्या एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर सकती है? आज आदर्शों को हमें साइड में इसलिए रखना पड़ता है कि उसने कहा पहले आप देने की स्थिति में तो आओ, आप सरकार का नेतृत्व तो करो। सरकार का नेतृत्व अगर यही कांग्रेस सरकार या कोई और ऐसी पार्टियों की तुष्टिकरण वाली जिनकी पार्टियों के अपने नाम लिए अगर वो सरकारें बनती रही
तो आखिरकार आपके हाथ में कुछ देने को है नहीं। विपक्ष में रहकर आप क्या रोल अदा कर सकते हैं? यह विषय जब आया सब पार्टी, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी में भी गिरावट आई कहीं ना कहीं। मैं क्योंकि उस पार्टी से मैं जुड़ा रहा हूं, स्वयं सेवक से। हम वास्तव विश्लेषण करें तो सच्चाई है ये पीड़ा भाई साहब, मैं आपकी जो पीड़ा है इस पीड़ा से मैं भी उतना ही पीड़ित हूं। जब मैंने कोई एक विषय विधानसभा के अंदर में जब मैं गया तो मुझे कष्ट हुआ जब कहा गया कि शपथ लें विधायक। शपथ का शब्द था कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की सत्यनिष्ठा को अक्षुण्ण रखूंगा। आप में से विश्वास कर सकते हैं कि कितने विधायक इस शब्द को रिपीट कर पाए होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा पढ़ लिया, माना गया। कितने कष्ट की बात, मतलब पढ़ भी नहीं पाए। आज चपरासी के लिए है कि 10वीं क्लास पास होना शपथ का कुछ अगला हिस्सा भी 8वीं क्लास पास। महेश जी, जो विधायक का सांसद का जो शपथ का हिस्सा होता है जिसमें गुप्तता से लेके कई ऐसी चीजें, यही है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान की सत्यनिष्ठा को अक्षुण्ण रखूंगा और विधि द्वारा स्थापित संविधान द्वारा जो भी कार्य मुझे दिए जाएंगे मंत्री होने या विधायक होने के नाते, मैं उनकी गोपनीयता को रखूंगा जब तक कि ऐसा विषय मेरे सामने विशेष परिस्थितियों में ना लाया जाए। ये उसका मूल मंत्र है। लेकिन बताइए, आप हमारे विधायक पाए गए कि वो प्रश्न उठाने की कीमत लेते पाए गए। विधायक पाए गए, ये बात जो भाई साहब ने उठाई कि साहब शराब पड़ती है, नहीं वो भी मैं दोबारा ये कहता हूं कि वो तो पाए गए, पकड़े गए। इसलिए अब तो प्रधानमंत्री पे भी आरोप लगता है कि वो कुछ विशेष देशों के हित में काम करते हैं। आपकी पार्टी भी लगाती है, मीडिया भी लगाता है, लोग भी लगाते हैं। सुरेश जी, आपके इस चैनल के माध्यम से आह्वान उन राजनेताओं को सुधारने के, लोकसभा के सांसद कुल 543 हैं और उनको सुधारने वाले लोग 120 करोड़ हैं। हाँ। विधायक कुल 4000 विधायक है इस देश के अंदर, उनको सुधारने वाले लोग 120 करोड़ हैं। अगर ये 120 करोड़ लोग ठान लें, आज आप जब भाई ने जिस तरह से विचार व्यक्त किए हैं, अगर ऐसे विचारों के साथ अगर आज आ जाए तो ये 4000 विधायक और 543 सांसद और 245 राज्यसभा के सदस्य बदल जाएंगे। लेकिन अच्छा आम जनता जागरूक आ जाए, ऐसे चिंतन विषयों पर जागरूकता आ जाए। लेकिन जब ऐसे विषय का चैनल दिखाते हैं तो लोग चैनल बंद कर देते हैं। वो चैनल देख रहे होते हैं कि गुवाहाटी में एक लड़की की इज्जत कैसे लुट रही है, उस चैनल को बार बार देखने के लिए पसंद करते हैं। जब इस तरह के विचार जब टीवी चैनलों पर आते हैं तो टीवी चैनल लोग बिल्कुल। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं, मैं आपको साधुवाद देता हूं। लेकिन महेश जी, आपको बताना चाहूंगा कि बिंदास से इस प्रकार के विषय लेता है और 250 के करीब हमारे एपिसोड होने को आए हैं और हमारी रेटिंग इस बिंदास बोल कार्यक्रम की लगातार बढ़ती गई है। तो लोग अच्छा भी देखना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखना चाहते। इसलिए हमारी रेटिंग इस ऐसे विषय हम लेते हैं इसलिए बढ़ती गई है। बल्कि जिस दिन सचिन ने 125 शतक किया, पाकिस्तान के खिलाफ मैच था या कॉमनवेल्थ का समारोह चल रहा था, तब भी बिंदास बोल के रेटिंग में 0.1% की भी गिरावट नहीं आई थी। लोग अच्छा करने वाले और अच्छा सुनना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने कोई रखता नहीं। आज आदर्शवाद की बात करने के लिए इस देश का पत्रकार ही आदर्शवाद को कितना जानता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। आइए हम उपाय देखते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं, नजर डालते हैं। ओछी राजनीति के लिए विचारधारा से समझौता न किया जाए। आज नेता ही नहीं, राजनीतिक पार्टियां भी अपनी विचारधारा को त्यागती दिख रही हैं। ऐसे नेता और राजनीतिक दल फिर सोचे अपनी राजनीतिक विचारधारा और आदर्शवाद के लिए कि कहां वो गलती कर रहे हैं। नेता आदर्शवादी विचारधारा को अपनाएं। पहले देश में ऐसे नेता थे जो अपने आदर्शों पर हमेशा अडिग रहते थे, लेकिन आज कहीं भी किसी भी नेता की करनी में ऐसा नहीं दिखता। आज के नेता अपनी जिम्मेदारी लेना तो दूर, उसके लिए गले न उतरने वाले तर्क देकर अपना बचाव करते दिखते हैं। आम आदमी से जुड़े नेता, जनता और नेताओं में दूरियां बढ़ गई हैं। इसके लिए पूरी तरह से राजनीति में ऐसे नेताओं का आना जिम्मेदार है जो न तो आदर्शवादी और न ही स्वाभिमानी। ये नेता अपनी ओछी राजनीति के लिए हमेशा अपने आदर्शों को ठेंगा दिखाते दिखते हैं। देश के आदर्शवादी नेताओं का स्मरण किया जाए। आज के नेता न तो पुराने आदर्शवादी विचारधारा पर ध्यान देते हैं, न ही उन आदर्शवादी नेताओं के कार्यों पर। ये छद्म नेता तो एक विचारधारा को लेकर चलते हैं कि अपनी जेब भरो, देश के प्राकृतिक संसाधनों को लूटो और देश को बर्बाद करो। जनता ओछी राजनीति वाले नेताओं को बर्दाश्त न करे। जब जनता वोट देने जाए तो वोट देते वक्त ऐसे नेताओं के बारे में सोचे कि क्या वाकई आप जिसे अपना कीमती वोट दे रहे हैं वो आपका सच्चा हितैषी हो सकता है।
ये है उपाय, और इन उपायों के साथ हम हमारे दोनों अतिथियों के पास जाएंगे और कहेंगे कि एक लाइन में सबसे टॉप प्रायोरिटी का उपाय आपके लिए क्या लगता है। मैं पूछना चाहूंगा पहले पत्रकार हमारे साथ जो वरिष्ठ जुड़े हैं, मनोज जी, एक लाइन में एक उपाय जो आपके लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी। संविधान में जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति, वंश और छवि के आधार पर तमाम राजनीतिक प्रक्रियाओं को बिल्कुल डिस्क्वालीफाई करना, प्रतिबंध लगाना, और दूसरा गवर्नेंस में जितने भी इकोनॉमिक पॉपुलिज्म हैं, सब्सिडी के रूप में, लोन माफ़ी के रूप में, लोगों को खैरात और इमदाद के रूप में, जो देश की इकोनॉमी को बुनियादी रूप से कमज़ोर करती है, उस पर प्रतिबंध लगाना, और रियल गेन के आधार पे, और जो कंट्री के जो रियल ऑब्जेक्टिव हैं जैसे कि सोशल वेलफेयर, बिल्कुल आज सोशल जस्टिस, ग्रेटर सोशल जस्टिस, मैं केवल सोशल जस्टिस मैं एक लाइन में ही चाह रहा था क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। हम जानते हैं कि मुद्दा बहुत बड़ा है और इसके ऊपर कई घंटे नहीं कई दिन का कार्यक्रम हो सकता है। डॉक्टर महेश शर्मा। देखिए, मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि अगर भारतवासी ये सोच लें कि मैं और मेरे से ऊपर उठकर इस भारत मां के लिए मैंने अपने इस समय में से निकाल कर क्या किया, और मैं वह व्यवहार दूसरे के साथ करूं जिसकी अपेक्षा मैं उससे करता हूं, तो मैं समझता हूं इसमें सभी चीजों का समायोजन हो जाए। बिल्कुल, और मैं महेश शर्मा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि क्या हम व्यक्तिगत जीवन में आदर्शों के लिए कितने आग्रही है? क्या हम आज के बच्चे एक ऐसे आदर्श पिता को सहने के लिए तैयार है कि जिसके आदर्शवाद के कारण उनको 4 खिलौने कम मिलते हैं या 4 गिफ्ट कम मिलते हैं? क्या आज ऐसे पति को सहने के लिए उसकी पत्नी तैयार है कि जिसके आदर्शवाद के कारण उसको 2 गहने कम मिलते हैं, या पड़ोसी किसी महिला से ज्यादा पाने की आशा में अपने पति को आदर्शवाद छोड़ने के लिए मजबूर करती है? क्या आप ऐसे आदर्शवादी अपने जीवन में, क्या भाई अपने भाई को राम के रूप में देखना चाहता है, या वो कहेगा कि तुम्हारे साथ मुझे भी जंगल में जाना पड़ेगा, वनवास करना पड़ेगा? हम व्यक्तिगत जीवन में आदर्श के लिए कितने आग्रही है, इस पर डिपेंड है, इस पर निर्भर है कि हम राजनीति से भी कितना आदर्शवाद की अपेक्षा करते हैं। अगर हम अपने लिए पहले कठोर होंगे तो दूसरों के लिए भी कहने के लिए हमारे साथ नैतिक अधिकार होगा। अगर हम ये व्यक्तिगत जीवन में अपनाएं तो सार्वजनिक राष्ट्र जीवन में भी ये अपनाने के लिए लोगों को बाध्य कर सकते हैं। डॉक्टर महेश शर्मा ने जिस बात का उल्लेख किया उसके साथ में इस कार्यक्रम की समाप्ति करता हूं कि सांसद केवल 543 है और 4200 केवल एमएलए है, लेकिन इनको सुधारने का काम 125 करोड़ लोगों के पास है। अगर 25% लोग भी इसको ईमानदारी के साथ करना चाहते हैं, कर सकते हैं, करने की हिम्मत भी करते हैं, तो ये दुरुस्त हो सकता है। मैं दोनों अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहां पर आए, आपका धन्यवाद, और आप भी करोड़ों की संख्या में जो इस कार्यक्रम के लिए जुड़े रहे, आप सबका आभार। इसको रिपीट देखने वाले दर्शकों का भी आभार। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।